जब से मानव ने पहली बार आकाश की ओर नजर उठाई, तब से यह सवाल उसके मन में गूंजता रहा है, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह प्रश्न केवल आधुनिक विज्ञान की देन नहीं है, बल्कि यह हमारी चेतना में गहराई से रचा बसा एक रहस्य है, जो सदियों से हमारे मन में घूमता रहा है। विभिन्न सभ्यताओं ने अपने अपने तरीके से इस सवाल का उत्तर खोजने की कोशिश की है। कभी मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियों के माध्यम से, कभी पिरामिडों की संरचनाओं में छुपे हुए खगोल शास्त्र के संकेतों के माध्यम से, तो कभी विशाल टेलीस्कोप की आंखों से दूर अंतरिक्ष में झांककर। एक साफ रात को जब हम आकाश की ओर देखते हैं, तो हमें छोटे छोटे चमकते हुए बिंदु दिखाई देते हैं, तारे। लेकिन ये सिर्फ रोशनी के बिंदु नहीं है, ये विशाल सूर्य है, जिनके चारों ओर ग्रहों की पूरी प्रणालियां घूम रही हैं। हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में ही 100 अरब से अधिक तारे हैं। अब यदि हम अनुमानित 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज को लें, जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में मौजूद हैं, और हर एक में इतनी ही तारा संख्या माने, तो ब्रह्मांड का आकार और उसमें जीवन की संभावनाएं हमारी कल्पनाओं से भी परे हो जाती है। यह गणित लगभग यह मांग करता है कि हम अकेले नहीं हो सकते, और फिर भी अब तक की जानकारी के अनुसार हम अकेले हैं, या कम से कम ऐसा प्रतीत होता है। यह विरोधाभास जितना वैज्ञानिक है, उतना ही दार्शनिक भी। हम जानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, लेकिन यह अब भी रहस्य बना हुआ है कि वह कितनी बार हुआ। क्या जीवन का प्रकट होना एक दुर्लभ संयोग था, या फिर एक सामान्य प्रक्रिया जो पूरे ब्रह्मांड में दोहराई जाती है? उन्नीस 1990 के दशक में विज्ञान ने एक बड़ी छलांग लगाई, जब वैज्ञानिकों ने पहली बार एक्सोप्लैनेट्स की खोज की। ऐसे ग्रह जो हमारे सौरमंडल के बाहर स्थित हैं। केपलर और TSS जैसे स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप्स के माध्यम से हजारों ऐसे ग्रह खोजे गए, जिनमें से कई उस स्थिति में हैं जिसे हम हैबिटेबल जोन कहते हैं। यह वह क्षेत्र है जहां किसी तारे से ग्रह की दूरी इतनी होती है कि वहां पर तरल जल संभव हो सकता है। यही गोल्डीलॉक्स जोन, वह मध्यम तापमान वाला क्षेत्र है, ना बहुत गर्म और ना बहुत ठंडा, जहां जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां मिल सकती हैं। परंतु जीवन केवल पृथ्वी जैसी परिस्थितियों में ही नहीं टिकता। पृथ्वी पर हमने एक्सट्रीमोफाइल्स नामक ऐसे जीवों की खोज की है जो अत्यंत कठोर परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। ये जीव उबलते अम्लीय झरनों, महासागरों की अतल गहराइयों, बर्फ से ढंकी टुंड्रा भूमि, यहां तक कि रेडियोधर्मी कचरे में भी जीवित पाए गए हैं। इन प्रजातियों का अस्तित्व यह संकेत देता है कि जीवन उन स्थानों पर भी उत्पन्न हो सकता है जहां पहले हमें यह असंभव लगता था। यदि पृथ्वी के कठोरतम स्थानों में जीवन पनप सकता है, तो फिर क्यों नहीं यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे, या टाइटन की मीथेन से भरी झीलों में, या फिर मार्स की जमीन के नीचे। जीवन की संभावनाओं का अध्ययन करने वाली यह शाखा एस्ट्रोबायोलॉजी कहलाती है। यह एक बहुविज्ञानिक क्षेत्र है जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी और जियोलॉजी को जोड़कर यह समझने का प्रयास करता है कि जीवन कैसे शुरू हुआ, उसे जीवित रहने के लिए किन स्थितियों की आवश्यकता होती है, और क्या यह कहीं और स्वतंत्र रूप से विकसित हो सकता है। एक और रोचक पहलू यह है कि वैज्ञानिकों ने दशकों से इंटेलिजेंट लाइफ की खोज भी की है। यह प्रयास SITI यानी इंस्टीट्यूट फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है। इस प्रयास में विशाल रेडियो टेलीस्कोप्स का उपयोग किया गया ताकि आकाश से संरचित नॉन रैंडम सिग्नल्स प्राप्त किए जा सकें। 1987 में एक ऐसा ही रहस्यमयी संकेत प्राप्त हुआ जिसे वॉव सिग्नल के नाम से जाना जाता है। यह संकेत कभी दोबारा प्राप्त नहीं हुआ,
ना ही इसका कोई स्पष्टीकरण दिया जा सका। यह संकेत एक संकेतक से अधिक एक संकेत मात्र बनकर रह गया। परंतु इस एक अपवाद को छोड़कर ब्रह्मांड अब तक शांत है। ना कोई पुष्ट संकेत, ना कोई एलियन संदेश, ना ही कोई यह संकेत देता है कि कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन हमसे संपर्क करने का प्रयास कर रही है। यही मौन एनरिको फेर्मी के प्रसिद्ध प्रश्न को जन्म देता है, वेयर इज एवरीबॉडी? फेर्मी पैराडॉक्स इस विरोधाभास को दर्शाता है कि जहां एक ओर ब्रह्मांड में जीवन की संभावना बहुत अधिक है, वहीं दूसरी ओर संपर्क का कोई प्रमाण नहीं है। एक संभावना यह है कि इंटेलिजेंट लाइफ अत्यंत दुर्लभ हो। शायद माइक्रोबियल जीवन से इंटेलिजेंट लाइफ तक का मार्ग बहुत कठिन है, या संभवतः तकनीकी सभ्यताएं बहुत जल्दी नष्ट हो जाती हैं, युद्ध, जलवायु विनाश या अनकंट्रोल्ड एआई के माध्यम से। इस सिद्धांत को ग्रेट फिल्टर कहा जाता है। यह मानता है कि बेसिक केमिस्ट्री से लेकर एडवांस्ड स्पेसफेरिंग सिविलाइजेशन तक की यात्रा में कोई लगभग असंभव बाधा है। डरावनी बात यह है कि यदि हम उस फिल्टर से अभी तक नहीं गुजरे हैं, तो क्या वो भविष्य में हमारे रास्ते में है? एक अन्य विचार यह है कि इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है, लेकिन वह चुप रहना पसंद करता है। इसे जू हाइपोथेसिस कहा जाता है, जिसके अनुसार एडवांस्ड सिविलाइजेशंस हमें देख रही हैं, लेकिन जानबूझकर संपर्क नहीं कर रही, शायद इसलिए कि वे हमारी प्रजाति को परिपक्व होने का समय देना चाहती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि एलियन लाइफ हमसे इतनी भिन्न हो सकती है कि हम उनकी सिग्नल्स को पहचान ही नहीं सकते। क्या पता वे क्वांटम पार्टिकल्स या ग्रेविटेशनल वेव्स से संवाद करते हों, ऐसी तकनीकों से जो हमारी वर्तमान वैज्ञानिक क्षमता से परे हैं। हाल के वर्षों में अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, अब जिन्हें अधिक वैज्ञानिक रूप से यूएपीज या यूनाइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना कहा जाता है, को लेकर चर्चा में अचानक वृद्धि हुई है। अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा डिक्लासिफाइड वीडियो में ऐसे उड़न यंत्र दिखाई देते हैं जो ज्ञात फिजिक्स के नियमों को तोड़ते नजर आते हैं, जबकि अधिकांश घटनाओं के वैज्ञानिक स्पष्टीकरण संभव हैं। कुछ घटनाएं अब भी अनसुलझी बनी हुई हैं। क्या ये एलियन विजिटर्स के प्रमाण हैं, या फिर किसी ऐसी एडवांस्ड ह्यूमन टेक्नोलॉजी का परिणाम है जिसे हम अभी नहीं समझते? किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन से संपर्क होने का विचार रोमांचक भी है और भयावह भी। कल्पना कीजिए यदि हमें कोई स्पष्ट मैथमेटिकल सिग्नल प्राप्त हो, ऐसा संदेश जो प्राकृतिक नहीं हो सकता, या और भी बड़ा विचार, यदि कोई प्रोब या जहाज हमारे सौर मंडल में प्रवेश करे, उस स्थिति में मानवता की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या राष्ट्र एकजुट होंगे या भयभीत? क्या धर्म बिखर जाएंगे या खुद को नए सत्य के अनुरूप ढाल लेंगे? क्या हम अपने अस्तित्व पर गर्व करेंगे या असुरक्षित महसूस करेंगे? एलियन लाइफ की खोज का सांस्कृतिक और दार्शनिक प्रभाव भी गहरा होगा, यहां तक कि यदि हमें किसी अन्य ग्रह पर केवल बैक्टीरिया भी मिल जाए, तो यह प्रमाण होगा कि जीवन केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है। और यदि इंटेलिजेंट बीइंग्स का अस्तित्व साबित हो जाए, तो यह हमारी आत्म छवि को, हमारी पहचान को और ब्रह्मांड में हमारी जगह को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन यदि हम सच में अकेले हों तो? यदि इस अनंत ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एकमात्र स्थान हो जहां जीवन ने जड़ें जमाई हों? यह विचार जितना डरावना है, उतना ही गहरा उत्तरदायित्व भी देता है। यदि हम अकेले हैं, तो पृथ्वी पर हुआ हर युद्ध, हर हिंसा, हर जैव विविधता की हानि सिर्फ एक स्थानीय त्रासदी नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय क्षति है। हम एक अत्यंत दुर्लभ घटना के संरक्षक हैं। सच तो यह है कि हम अभी नहीं जानते, परंतु खोज जारी है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे शक्तिशाली टेलीस्कोप अब ब्रह्मांड की गहराइयों में झांक रहे हैं। यूरोपा क्लिपर और मार्स सैंपल रिटर्न जैसी अंतरिक्ष मिशन हमारे सौरमंडल में ही माइक्रोबियल लाइफ की खोज कर रहे हैं। निजी और सरकारी स्पेस एजेंसीज लगातार खोज की सीमाओं को आगे बढ़ा रही हैं। और जब हम दूसरों की तलाश करते हैं,
तो हम स्वयं के बारे में भी अधिक जानने लगते हैं। हमारी जिज्ञासा, हमारी कल्पना, हमारा जुड़ने का प्रयास, ये केवल मानवीय गुण नहीं है, ये हमारी विकसित होती बुद्धिमत्ता के संकेत है। यही वो विशेषताएं हैं जो हमें आकाश की ओर देखने और पूछने पर विवश करती है, क्या हम अकेले हैं, चाहे उत्तर कुछ भी हो। यह प्रश्न स्वयं हमें जोड़ता है, देशों के पार, संस्कृतियों के पार और शायद एक दिन तारों के पार। जब वैज्ञानिकों ने पहली बार एक्सोप्लैनेट्स की पुष्टि की, तो यह खगोल विज्ञान में एक क्रांतिकारी मोड़ था। इससे पहले हम केवल अनुमान ही लगा सकते थे कि हमारे सौर मंडल के बाहर भी ग्रह हो सकते हैं। लेकिन 1992 में पहली बार ऐसे 2 ग्रहों की खोज की गई जो एक पल्सर के चारों ओर परिक्रमा कर रहे थे। ये ग्रह पृथ्वी जैसे नहीं थे, इन पर जीवन की संभावना अत्यंत कम थी। लेकिन यह खोज एक नए युग की शुरुआत थी। इसके बाद 2009 में नासा ने केपलर स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया। केपलर का कार्य था हजारों तारों की चमक में छोटे छोटे बदलावों को मापना। जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो वह तारे की रोशनी में हल्की सी गिरावट करता है। इसे ट्रांजिट मेथड कहा जाता है। केपलर ने इस तकनीक का उपयोग करते हुए 2600 से अधिक ग्रह खोजे। इनमें से कुछ पृथ्वी के आकार के थे और कुछ हैबिटेबल जोन में स्थित थे। यह वैज्ञानिक खोज एक स्पष्ट संकेत थी कि हमारी तरह के ग्रह संभवतः जीवन योग्य पूरे ब्रह्मांड में आम हो सकते हैं। केपलर के बाद टेस ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट आया, जिसने आकाश का और विस्तृत सर्वेक्षण किया। और अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में ग्रहों के वायुमंडल का विश्लेषण करने में सक्षम है। यह टेलीस्कोप यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या किसी ग्रह के वायुमंडल में बायोसिग्नेचर्स हैं, जैसे मीथेन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, जो जीवन के अस्तित्व का संकेत दे सकते हैं। इन सभी प्रयासों का मुख्य उद्देश्य यह नहीं है कि हमें तुरंत कोई एलियन सिविलाइजेशन मिले, बल्कि यह है कि हम यह समझ पाएं कि जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे कार्बन कंपाउंड्स, लिक्विड वाटर, एनर्जी सोर्सेस ब्रह्मांड में कितनी आम बात है। यही जानकारी हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि यदि जीवन के बीज इतनी जगह बिखरे हैं तो शायद कहीं वे अंकुरित भी हुए होंगे। दूसरी ओर सेटी का कार्य विशेष रूप से इंटेलिजेंट लाइफ की खोज है। सेटी परियोजनाएं 1960 के दशक से चल रही है, जब फ्रैंक ड्रेक ने पहला वैज्ञानिक प्रयास किया, जिसे प्रोजेक्ट ओंजमा कहा गया। उन्होंने नजदीकी तारों से रेडियो सिग्नल सुनने की कोशिश की। SITI कार्यक्रम रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए आकाश के विभिन्न भागों को स्कैन करते हैं ताकि कोई स्ट्रक्चर्ड सिग्नल प्राप्त हो जो प्राकृतिक न हो। इसका मूल विचार यह है कि एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन रेडियो या लेजर सिग्नल्स के माध्यम से संपर्क करने का प्रयास कर सकती है। हालांकि अब तक कोई निश्चित सिग्नल नहीं मिला। कुछ बार रहस्यमय सिग्नल्स अवश्य मिले हैं, जैसे 1977 का वो सिग्नल, लेकिन वे दोबारा नहीं मिले, ना ही उनकी व्याख्या हो सकी। इसका कारण यह भी हो सकता है कि हम सही फ्रीक्वेंसी पर नहीं सुन रहे, या फिर हम जिस प्रकार के सिग्नल की आशा कर रहे हैं वह भेजे ही नहीं जा रहे। एक एलियन सिविलाइजेशन हमारे जैसे विचार नहीं रख सकती। शायद उनके संवाद करने के तरीके ही पूरी तरह अलग हों। आज सेटी के प्रयास पहले से अधिक संगठित हैं। ब्रेक थ्रू लिसन इनिशिएटिव, जो एक प्राइवेट फंडेड प्रयास है, उसने पिछले कुछ वर्षों में पेटाबाइट से भी अधिक डेटा एकत्रित किया है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके इन सिग्नल्स की जांच की जाती है। इससे एक नई संभावना उत्पन्न होती है कि हम उन पैटर्न्स को पहचान सकें जो पहले हमारी समझ से बाहर थे। अब हम चर्चा करते हैं उस विषय पर जिसने हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों, मीडिया और जनता का ध्यान खींचा है। UAP या अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना। लंबे समय तक इन्हें UFO, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स कहा जाता रहा, लेकिन अब वैज्ञानिक समुदाय में यह महसूस किया गया है कि नया शब्द UAP अधिक उपयुक्त है, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट के बजाय फिनोमेनन पर ध्यान देता है।
2020 में अमेरिकी सरकार ने कुछ ऐसे वीडियो सार्वजनिक किए जिनमें हवाई वस्तुएं असामान्य तरीके से उड़ती हुई दिखाई देती हैं। ये वस्तुएं इतनी तेज गति और दिशा में बदलाव कर रही थीं, जो ज्ञात भौतिक नियमों को चुनौती देती है। हालांकि इन घटनाओं में से कई के प्राकृतिक या मानव जनित स्पष्टीकरण हो सकते हैं, जैसे ऑप्टिकल इल्यूजन्स, मिलिट्री टेक्नोलॉजी या सेंसर ग्लिचेस, परंतु कुछ अब भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बने हुए हैं। नासा और अमेरिकी रक्षा विभाग ने इन घटनाओं की जांच के लिए समितियां गठित की है। इन घटनाओं का एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन अब तक प्रमाणित नहीं हुआ है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है कि हम इन सभी संभावनाओं की जांच करें, चाहे वे पृथ्वी से जुड़ी हों या किसी बाहरी स्रोत से। अब हम एक और कल्पना की ओर बढ़ते हैं। क्या जीवन जैसा हम जानते हैं केवल कार्बन बेस्ड लाइफ ही हो सकता है? पृथ्वी पर जीवन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पर आधारित है, परंतु कुछ वैज्ञानिक यह मानते हैं कि सिलिकॉन भी एक संभावित आधार हो सकता है, या फिर अमोनिया आधारित जीवन जो पृथ्वी की हार्श एनवायरनमेंट्स में भी पनप सकता है। यह विचार ऑल्टरनेटिव बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। ऐसे जीवन रूप जो हमारे विज्ञान के बाहर के हो सकते हैं, हमें यह सोचने पर विवश करते हैं कि एलियन लाइफ हमारे जितनी ही इंटेलिजेंट हो सकती है, लेकिन उनकी सोच, रचना और पर्यावरण पूर्णतः भिन्न हो सकते हैं। इस विषय का एक दार्शनिक पक्ष भी है। यदि हम वास्तव में अकेले हैं, तो इसका क्या अर्थ है? क्या इसका अर्थ है कि जीवन अत्यंत दुर्लभ है और हमें इसे अत्यंत सावधानी से संजोकर रखना चाहिए? या फिर इसका अर्थ है कि हम ब्रह्मांड में कुछ विशेष हैं, एक जागरूकता जो इस ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ सकती है? यदि पृथ्वी ही एकमात्र स्थान है जहां जीवन विकसित हुआ, तो इसका हर नुकसान एक सार्वभौमिक हानि है। हर एक प्रजाति जो विलुप्त होती है, वह केवल एक जैविक नुकसान नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के एक दुर्लभ अध्याय का अंत है। यह सोच हमें यह जिम्मेदारी देती है कि हम केवल अपने ग्रह की रक्षा नहीं कर रहे, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की एकमात्र ज्ञात जीवन प्रणाली की रक्षा कर रहे हैं। और यही सोच हमारे एक्सप्लोरेशन के प्रयासों को भी दिशा देती है। जैसे जैसे हम मार्स, यूरोपा, एनसेलाडस जैसे ग्रहों और चंद्रमाओं की ओर बढ़ रहे हैं, हम माइक्रोबियल लाइफ की तलाश कर रहे हैं। एनएसए का परसिवियरेंस रोवर मार्स पर सैंपल इकट्ठा कर रहा है, जिसे भविष्य में अर्थ पर लाया जाएगा। यह मानव इतिहास में पहली बार होगा कि हम किसी अन्य ग्रह से जीवन के संकेत अर्थ पर जांचने के लिए लाएंगे। जैसे जैसे हमारी तकनीक आगे बढ़ रही है, हमारे खगोल विज्ञान संबंधी मिशन और भी महत्वाकांक्षी होते जा रहे हैं। भविष्य के मिशंस न केवल हमारे सौरमंडल की सीमाओं को पार करने की योजना बना रहे हैं, बल्कि इंटरस्टेलर स्पेस, तारों के बीच की दूरियों की ओर भी बढ़ रहे हैं। नासा और अन्य एजेंसियां अब ऐसी प्रोब्स विकसित करने की सोच रही हैं जो प्रकाश की गति के एक बड़े अंश पर चल सकें और निकटतम तारों की ओर भेजी जा सकें। ऐसा ही एक प्रस्ताव है ब्रेक थ्रू स्टार शॉट इनिशिएटिव, जो एक अत्यंत लघु अंतरिक्ष यान, नैनो स्पेसक्राफ्ट को लेजर की सहायता से 20% लाइट स्पीड तक पहुंचाने की योजना बना रहा है। इसका लक्ष्य है अल्फा सेंट्री सिस्टम, जो कि 20% लाइट स्पीड तक पहुंचाने की योजना बना रहा है। पृथ्वी से मात्र 4.37 लाइट ईयर्स दूर है। यदि यह मिशन सफल होता है, तो यह पहला मानव निर्मित ऑब्जेक्ट होगा जो किसी अन्य तारे के पास पहुंचेगा और वहां से डेटा पृथ्वी पर भेजेगा। इन मिशंस के पीछे केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा ही नहीं, बल्कि मानव जाति की दीर्घकालिक उत्तरजीविता की चिंता भी है। कई विचारक यह मानते हैं कि यदि हम सचमुच अकेले हैं, तो हमें अपने अस्तित्व को बहुग्रह सभ्यता, मल्टीप्लैनेटरी सिविलाइजेशन में बदलना होगा, ताकि किसी एक ग्रह की तबाही से मानवता का अंत न हो। यह विचार हमें मार्स कोलोनाइजेशन जैसे प्रयासों की ओर भी प्रेरित करता है। अब कल्पना कीजिए, यदि किसी दिन हमें किसी डिस्टेंट प्लैनेट से एक स्पष्ट सिग्नल मिले, एक मैथमेटिकल मैसेज जो यह साबित करे कि वह एक बुद्धिमान सभ्यता से आया है। उस क्षण मानव इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ होगा। परंतु इस प्रकार के संपर्क का प्रभाव केवल वैज्ञानिक नहीं होगा, यह सामाजिक, धार्मिक
और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में भी व्यापक बदलाव लाएगा। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो अनेक धर्मों की मान्यताएं पृथ्वी और मानव को ब्रह्मांड का केंद्र मानती हैं। यदि हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस का प्रमाण मिलता है तो यह सवाल उठता है कि क्या ये अन्य प्राणी भी किसी ईश्वर की रचना है? क्या वे भी नैतिकता, आध्यात्मिकता या चेतना के विचार रखते हैं, या फिर वे पूरी तरह अलग मानसिक संरचना से विकसित हुए हैं? कुछ धार्मिक संस्थाएं पहले ही इस विषय पर चर्चा कर रही हैं और कई यह मानती हैं कि एलियन लाइफ का अस्तित्व उनकी आस्थाओं के साथ सह अस्तित्व में रह सकता है। सामाजिक दृष्टिकोण से यह घटना राष्ट्रों के बीच संबंधों को भी प्रभावित कर सकती है। क्या मानव जाति ऐसे क्षण में एकजुट होगी? मनोवैज्ञानिक रूप से एक सामान्य व्यक्ति पर इस ज्ञान का प्रभाव अत्यंत गहरा हो सकता है। हमारा ईगो, हमारी यह धारणा कि हम विशेष हैं, इससे चुनौती पा सकता है, लेकिन साथ ही यह हमें विनम्र बना सकता है। हमें यह एहसास हो सकता है कि हम एक विशाल रहस्यमय ब्रह्मांड का छोटा सा हिस्सा है। यह एहसास मानवता को एकजुट करने का आधार बन सकता है। अब बात करते हैं उन संकेतों की जिन्हें हम अब तक नहीं समझ पाए हैं। हो सकता है कि हम सिग्नल को पहचानने की तकनीक नहीं रखते, या फिर जीवन का स्वरूप इतना भिन्न है कि उनके संदेश हमारे लिए अर्थहीन हो। एक एलियन सिविलाइजेशन शायद ग्रेविटेशनल वेव्स, क्वांटम एंटेंगलमेंट या किसी अन्य एडवांस्ड मीडियम का उपयोग कर रही हो जो हमारे डिटेक्टर्स में नहीं आता। यह संभावना कि हमारे सामने एलियन लाइफ के संकेत हो सकते हैं पर हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे, वास्तव में हम्बलिंग है। इसी से जुड़ा है ज़ू हाइपोथेसिस, एक विचार जो कहता है कि एडवांस्ड सिविलाइजेशंस हमें जानबूझकर नजरअंदाज कर रही हैं। वे हमें एक प्राचीन जनजाति की तरह देख रहे हों जो अभी आत्म जागरूक नहीं हुई। यह कल्पना एक दार्शनिक सवाल उठाती है, क्या हम अभी इस योग्य हैं कि किसी अन्य बुद्धिमान प्रजाति से संवाद कर सकें? यदि किसी दिन यह संपर्क हो भी जाए तो भी उसकी प्रतिक्रिया तत्काल नहीं होगी। एलियन सिग्नल्स को समझना, उनकी भाषा या मैथमेटिक्स को डिकोड करना और फिर उत्तर भेजना, ये सब एक लंबी प्रक्रिया होगी और तब भी उत्तर आने में वर्षों या सदियों लग सकते हैं। यह वैज्ञानिक अनुसंधान, पेशेंस और परसिविरेंस का सर्वोत्तम उदाहरण होगा। इस सब के बीच एक बात स्पष्ट है, हमारी जिज्ञासा असीम है। हम लाखों वर्षों से आकाश की ओर देखकर सोचते आ रहे हैं और अब उस सोच को विज्ञान, तकनीक और साहस का रूप दिया गया है। हर बार जब हम टेलीस्कोप से दूर आकाश को देखते हैं, हम अपने अस्तित्व की गहराई में झांकते हैं। हर बार जब कोई रोवर किसी अन्य ग्रह की मिट्टी को छूता है, हम स्वयं को थोड़ा और जान पाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, हमारी जिज्ञासा, हमारी कल्पना शक्ति और हमारा यह प्रयास कि हम अकेले नहीं हैं। हो सकता है कि आज हम एक मौन ब्रह्मांड में खुद से सवाल कर रहे हों, क्या हम अकेले हैं? शायद। क्या हम खोजते रहेंगे? निश्चित रूप से, क्योंकि यह खोज ही हमें जोड़ती है, धर्मों से परे, देशों से परे, विचारधाराओं से परे। यह वह प्रश्न है जो हम सबको एकजुट करता है और एक दिन जब हम जवाब पाएंगे, चाहे वो किसी डिस्टेंट सिग्नल के रूप में हो या किसी डिस्टेंट प्लैनेट की मिट्टी में छिपे माइक्रोब के रूप में, हम जान पाएंगे कि इस यात्रा का हर क्षण, हर सवाल, हर टेलीस्कोप से झांकी गई दृष्टि सार्थक थी।